तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुनाने वाला हूँ, जिसका ज़िक्र बहुत कम मिलता है। मुझे भी अचानक ये बात हाथ में लगी जब मैं किसी और केस के सिलसिले में अपने एक पुराने मित्र से बात कर रहा था, जो उस समय क्राइम ब्रांच में एंटी एक्सटॉर्शन सेल में काम किया करते थे। बाद में प्रमोशन होने के बाद वो बांद्रा पुलिस स्टेशन, जुहू पुलिस स्टेशन, नैनीताल पुलिस स्टेशन वगैरह में काम करते करते आजकल महाराष्ट्र का जो एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उसमें आजकल है वो सीनियर इंस्पेक्टर के रैंक में। उनका नाम है जगदीश सायल। उनसे मैं किसी और केस के सिलसिले में जानकारी ले रहा था, कल रात को फ़ोन किया तो वो किस्सा मैंने आज आपको सुनाना था। लेकिन जो उन्होंने एक नई कहानी मुझे सुनाई वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और मैं आज आपसे के साथ वो कहानी शेयर करता हूँ, जिसमें एक कुख्यात बड़े ख़तरनाक किस्म के प्रोफेशनल बदमाशों का एक ग्रुप, 6 लोगों का, जो फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मर्डर करने की जो उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी, उसमें सबसे बड़ा नाम जो शामिल था वो राजकुमार संतोषी का था। तो बड़ा सनसनीखेज केस था 2007 में जब ओपन हुआ। वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड में काफ़ी कुछ बदल चुका था और बड़े लोग जो अंडरवर्ल्ड के जो गैंग थे डिफरेंट डिफरेंट बन गए थे। छोटा राजन का गैंग टूट के 4-5 टुकड़ों में बट गया। कुछ लोग दाऊद से टूट के उन्होंने अपने अलहदा गैंग बना लिए। उन जैसे रवि पुजारी ने अपना गैंग बना लिया, संतोष शेट्टी ने अपना बना लिया, गुरु साटव ने अपना बना लिया। छोटा राजन का अपना गैंग तो चल ही रहा था, छोटा शकील का गैंग चल रहा था। उन्हीं दिनों में एक नया नाम उभर के आया जो इंडिपेंडेंटली काम करता था। उसका नाम था एजाज लकड़ा वाला गैंग। तो एजाज लकड़ा वाला गैंग के जितने भी लोग थे वो अपना एक केस को अंजाम दे के वो देश के डिफरेंट हिस्सों में बिखर जाते थे। कोई गैंगस्टर कर्नाटका चला जाता था, कोई बिहार चला जाता था, कोई यूपी चला गया। तो इस तरीके से वो पुलिस की नज़रों से बचते हुए वो लोग फिर इकट्ठे हो जाते थे जब कोई नए काम के लिए पैसे मिल जाते थे, हथियार मिल जाते थे। उनमें से एक जो वो गैंगस्टर्स में एजाज लकड़ा वाला तो बाहर बैठा था, बाहर से फ़ोन करके धमकी देता था। उसका अंजाम जो उसकी कार्रवाई को देते थे उनमें सबसे बड़ा नाम था जो उसका खास शूटर जो एक्सपीरियंस्ड, बाकी नए लड़के बहुत साथ में रखता था एजाज लकड़ा वाला, लेकिन 2-3 एक्सपीरियंस्ड लड़के जिनको अंडरवर्ल्ड की ज़्यादा जानकारी होती थी वो साथ में रखता था। उसमें सबसे बड़ा नाम था एंथनी हिमेश लोबो। और ये लड़का एक ज़माने में डी के राव के साथ भी काम करता रहा है। डी के राव का नाम आपने सब सुना, 3 बार मौत को चकमा दे चुका, पुलिस एनकाउंटर में बच गया और उसके बाद छोटा राजन के साथ अलग हो के भी वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो डी के राव के साथ छोटी मोटी जो रॉबरीज पहले करते थे वहाँ से उसने काम शुरू करके काफ़ी छोटा राजन के करीब भी हुआ, उसके गैंग के लिए भी काम किए। बाद में गैंग इनके जब गतिविधियाँ कम हुई छोटा राजन की तो एंथनी लोबो जो था वो एजाज लकड़ा वाला के साथ हाथ मिला लिया। उसके चलते हुए वो इसकी हिस्ट्री भी बड़ी अजीब है। ये लड़का बेसिकली साइन कोलीवाड़ा का रहने वाला है, जिस इलाके का जिक्र मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ आपके सामने। और वो इलाका जहाँ पे एक ज़माने में वर्दा राजन, टिल्लू उस्ताद, बड़ा सोमा, छोटा सोमा, खाजा भाई, इन सब लोगों की हुकूमत चला करती थी। लेकिन उसके बाद का दौर जो वर्दा भाई के 88 में मरने के बाद जो एक फील्ड खाली हुआ उसमें एक एरिया है वहाँ पे सरदार नगर साइन कोलीवाड़ा में, जिसके पास एक फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, ऑफिस है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं वहाँ पे। उसके साथ एक 3 नंबर बिल्डिंग है, उसको सी बिल्डिंग भी कहते हैं, शायद 3 नंबर भी कहते हैं।
उस बिल्डिंग से काफ़ी सारे लड़के वो क्राइम के साथ जुड़े हुए थे, डिफरेंट ग्रुप के साथ काम करते थे। उनमें से एक लड़का ये एंथनी लोबो, जिसका शायद कोई रिश्तेदार साइन हॉस्पिटल में भी काम करता था, उसके वजह से वो नज़दीक रहता था। तो वहाँ से धारावी बहुत नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से जाओ धारावी चले जाना, धारावी के लड़कों के साथ टच जो डी के राव का ग्रुप था वहाँ जाके बैठे रहना। तो उस तरीके से वहाँ से निकल के इस लड़के ने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। उसका एक ख़ास दोस्त था एडवर्ड सक्वेरा, वो शायद सांता क्रूज एरिया का रहने वाला था। वो इसके साथ ख़ास आदमी था, इसका जो एजाज लकड़ावाला के कहने पे इसके काम किया करते थे। अब देखिए कि जब एजाज लकड़ावाला ने लाइन से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फिल्म के लोगों को धमकियां देनी शुरू की, तो पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम बनी जो इन लोगों को ढूंढने में लगी। लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि बाहर से लड़के आते थे, उनको पकड़ा जाना तो, लेकिन लोकल गैंगस्टर जो थे वो हाथ में नहीं आते थे। कुछ छोटे मोटे लोग पकड़े गए, उनका एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन उनको खास अहमियत नहीं रखते थे। जब तक ये बड़े लोग हाथ में नहीं आते तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग के साथ जुड़े हुए लोगों का खतरा बरकरार बना हुआ था। तो जब क्राइम ब्रांच इनको ढूंढ रही थी, वो लिस्ट एक क्राइम ब्रांच के हाथ लगी थी जिसमें 15 लोगों के नाम थे। वो 15 लोगों में से एक नाम राजकुमार संतोषी का भी था। और संतोषी काफ़ी समय चुप रहने के बाद, एक ज़माने में घायल वगैरह फिल्में, हिट फिल्में बनाने के बाद वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि लीन पीरियड उसका शुरू हुआ। काफ़ी साल उसने कोई फिल्म बनाई नहीं, और उन्हीं दिनों में उसने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। तो वो उसको लेके शायद वो दोबारा निगाह में आया और एजाज लकड़ावाला ने उसको धमकियाँ देनी शुरू की। और राजकुमार संतोषी का कहना है, उसने एक बयान भी दिया था, मुझे याद है, मैं उन दिनों में डीएनए अखबार में काम करता था, मुंबई के, डेली अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर था। तो उसमें ये 2007 की बात है, तो 2005 में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो 2007 में उसने एक बयान दिया था जो मैंने कवर किया था कि मैं अंडरवर्ल्ड की धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, इनको जो करना करें। लेकिन उन धमकियों के चलते हुए उसको मुंबई पुलिस ने एक 24 घंटे के लिए सिक्योरिटी गार्ड उसको दे दिया था, जो हर दिन बदलता रहता था। स्पेशल ब्रांच का एक प्रोटेक्शन ब्रांच का एक पीओ, जिसको पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर कहते हैं, पीएसओ, वो उसको दे दिया था। लेकिन राजकुमार संतोषी की नेचर ऐसी है कि वो ज़्यादा उसने सीरियसली लिया नहीं। लेकिन पुलिस को डर था कि अगर इसको कुछ हो गया तो इसके साथ साथ हमारा जो रेपुटेशन है पुलिस का, वो बहुत ख़राब होगा। तो जैसे क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी चल रही थी इस गैंग के मेंबर्स को ढूंढने के लिए, उसी समय एक पैरेलल इंक्वायरी चल रही थी जुहू पुलिस स्टेशन में। जुहू पुलिस स्टेशन में उस समय जो सीनियर थे प्रदीप शिंदे, वो भी मुझे बहुत पुराने जानते थे। एक ज़माने में एंटोपेल में सीनियर रह के गए। और वो जगदीश सैल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने भी एंटोपेल पुलिस स्टेशन किया था वर्धा के टाइम पे, जब ये अंडरवर्ल्ड की लड़ाई चल रही थी। और एक्चुअली वो सैल के, जगदीश सैल के पिताजी भी डीसीपी थे मुंबई पुलिस में सीनियर, उनको भी मैं जानता था अच्छी तरह। आज मुझे कल मालूम पड़ा कि वो अच्छी खासी सेहत में, 90 साल उनकी उम्र हो गई है। और जगदीश की छोटी सिस्टर भी मुंबई पुलिस में डीसीपी है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो पूरी पुलिस फैमिली से निकला हुआ जगदीश सैल, उसको ये जिम्मेदारी प्रदीप शिंदे जी ने दी कि आप इस केस के पीछे लग जाओ, बाकी और कोई काम नहीं करना। ये आरोपी हमारे एरिया में, जो जुहू एरिया है, वहाँ पे सब फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लोग रहते हैं। वो भले अमिताभ बच्चन हो या धर्मेंद्र हो या ऋतिक रोशन हो या अजय देवगन हो, ये सब लोग जुहू में ही रहते हैं। दारा सिंह की पूरी फैमिली, फिरोज़ खान, संजय खान, शक्ति कपूर, ये सब लोग उसी एरिया में रहते हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए कि हमारी पुलिस स्टेशन का नाम खराब हो। अब देखिए, जैसे कहते हैं किस्मत काम करने वाले का साथ देती है। बहुत दिनों से निगाह रखते हुए एक दिन जगदीश साहिल को खबर मिलती है कि ये 6 लोगों का गैंग कोई बड़े काम को अंजाम देने के लिए
जुहू में मिलने वाला है। तो लेकिन कहाँ मिलेंगे वो पता नहीं था। तो उस एरिया में जितनी 6-7 जो मेन एंट्रीज़ हैं, जो जहाँ से उस एरिया में आया जा सकता है, वहाँ पे वॉच रखनी शुरू की गई। जो वहाँ पे एक मुंबई में आपको मैं बता दूँ, हर एरिया में छोटे छोटे गार्डन्स होते हैं जो आम लोगों की एक नॉर्मल मीटिंग प्लेस होती है। मुंबई में जगह बहुत कम है, तो घरों में भी इतनी जगह नहीं होती, प्राइवेसी नहीं होती। तो लोगों को जब थोड़ा सा वक्त मिलता है अपने घर के कामकाज ख़त्म करके, तो नज़दीक के किसी ना किसी छोटे से उस गार्डन में चले जाते हैं। वहाँ बेंच वगैरह लगे होते हैं, कुछ बच्चों के खेलने के सामान होता है, झूले वगैरह होते हैं। तो वहाँ टाइम पास करने के लिए लोग बैठे रहते हैं और उनकी तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं देता। तो जुहू में उन्हीं गार्डन में से एक छोटा सा गार्डन है कॉर्नर पे, जिसका नाम है पुष्पा गार्डन। पुष्पा नार्सी भी कह देते हैं उसको, पुष्पा नार्सी गार्डन। ये बहुत ठिकाने पे है, और वहाँ पे जहाँ पे अमिताभ बच्चन का जलसा बंगला है, वहाँ से अगर आप उसके गेट से बाहर निकले तो लेफ़्ट साइड में जुहू पुलिस स्टेशन जो उस ज़माने में हुआ करता था, मिट्टी बाई कॉलेज के सामने, उस रोड पे जाएं तो पहली जो टर्निंग आती है उससे साथ लग के ये पुष्पा नार्सी गार्डन है। उसके थोड़ा सा साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनका बंगला है, और बिल्कुल गार्डन के साथ जुड़ के एक आत्माराम जी हुआ करते थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनका बंगला है। उसके थोड़ा सा साथ शत्रुघ्न सिन्हा का उसकी रामायण बिल्डिंग है। खैर, तो काफ़ी बिजी एरिया है, वीआईपी मूवमेंट से भी, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से भी काफ़ी बिजी एरिया भी है और काफ़ी सेंसिटिव एरिया भी है। तो उसके साथ सेंटूर होटल भी है, 5 स्टार होटल। तो पीयूष के बिल्कुल बैक साइड पे जुहू एरोड्रोम है, जहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, सिक्योरिटी वगैरह रहती है। तो ये बातें मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि वो काफ़ी मशहूर और सेंसिटिव एरिया में कुछ ऐसी वारदात हो जाए तो उसका इम्पैक्ट मुंबई जैसे शहर में बहुत होता है। तो ऐसे कुछ गार्डन्स पे भी जुहू पुलिस स्टेशन की टीम ने निगाह रखी हुई थी। मुझे बताया उन्होंने कि तकरीबन कोई 30-32 पुलिस वालों का स्टाफ, ऑफिसर और कांस्टेबल, और साथ में उनके खबरी लोग, वहाँ पे केंद्रा नगर है साथ में, वहाँ से कुछ लोगों को लेके लगाया गया था स्काउटिंग के लिए कि आप चारों तरफ घूमते रहे और देखो कुछ 4-5 यंगस्टर कहीं आपको मिल जाएं तो हमें खबर देना। तो उस करते करते ये मुहिम के चलते 19 मई 2007 को शाम के समय खबर मिलती है कि कुछ संदिग्ध लोग जो होते हैं, सस्पेक्ट लोग, 5-6 लोग एक पुष्पा गार्डन में बैठे हैं, नीचे बेंच पे नहीं बैठे, नीचे घास पे बैठे हैं। तो वहाँ पे ये जगदीश सहल, प्रदीप शिंदे खुद गए, सीनियर इंस्पेक्टर, और दूर से जब उनको बात किया, देखा, तो ये सोचा कि अगर हम एक साइड से जाके इनको घेरने की कोशिश करेंगे तो वो गार्डन के दूसरे साइड से भाग के जा सकते हैं, बाहर निकल जाएंगे। तो वो जो काफ़ी सारे स्टाफ को उस गार्डन के चारों तरफ बिछाया गया कि कहीं कोई भागने की कोशिश करे तो उसको दबोचा जा सके। तो फिर चारों तरफ से घेर के उनको गार्डन के अंदर पुलिस ने प्रवेश करके उन 6 के 6 लोगों को बिना भागने का मौका दिए उनको काबू किया। उनमें जो सबसे शातिर आदमी था, एंथनी लोबो, वो भी था। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे एक इम्पोर्टेड रिवाल्वर और 3 देसी कट्टे जो उत्तर प्रदेश और बिहार से मंगवाए गए थे, वो बाकी 3 साथियों के पास वो पकड़े गए। एक चोरी का मोटरसाइकिल पकड़ा गया। और ये इसके पहले कि किसी वारदात को अंजाम देते उनको पुलिस ने दबोच लिया। अब मैं आपको बताता हूँ जो कहानी आपने कभी सुनी नहीं होगी। एंथनी लोबो ये एक बहुत बढ़िया सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाता है, हिंदी के और अंग्रेज़ी के। वो जो चर्च में जो कोरल सिंगिंग होती है वो भी करता था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसने किसी ऑर्केस्ट्रा में भी काम किया होगा। तो एक बार मुझे एक दूसरे ऑफिसर ने किस्सा सुनाया था कि जब ये आर्थर रोड जेल में बंद था, वहाँ पे DK राव भी बंद था और बहुत सारे क्रिमिनल बॉम्ब ब्लास्ट के साथ जुड़े हुए वो भी वहाँ पे थे। तो अभी होली का दिन एक दिन पहले गया है,
तो जेल में होली वाले दिन ये एंथनी लोबो भी जेल में था। तो इन लोगों ने जेल में होली वाले दिन एक ऑर्केस्ट्रा बनाया एंथनी ने जेल में, और होली वाले दिन वहाँ पे वो बर्तन वगैरह उठा के कुछ टेबल बैंड उनका म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बना के उनको, तो इस आदमी ने पूरा 1-1.5 घंटा जेल में एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलाया और बहुत शोर शराबा किया, गाने गाए। और उसका जो फेवरेट सिंगर था वो था हिमेश रेशमैया। और इसकी आपको बता दूं कि शक्ल जो एंथनी की है, वो अगर दोनों को साथ में खड़ा कर दिया जाए, हिमेश रेशमैया को और एंथनी लोबो को, तो आपको ट्विन ब्रदर लगेंगे। इतनी उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। और ये आदमी एंथनी ये कपड़े भी हिमेश रेशमैया जैसे पहनता था, टोपी भी उसकी तरह लेता था, पूरा मैनरिज्म हिमेश रेशमैया का। और आपको बता दूं, बहुत हैरानी की बात है, जब पकड़ा गया तो हिमेश रेशमैया जुहू पुलिस स्टेशन में इसको देखने आया कि ऐसा वो शख्स जो मेरा इतना बड़ा फ़ैन है, जो जेल में कैदियों को मेरे गाने सुनाता है और मेरे नकल करता है मेरी मैनरिज्म की, मैं उस आदमी को देखना चाहता हूँ। तो प्रदीप चंद ने उनको मिलने दिया। एक बार उसके बाद थोड़े दिनों के बाद, जहाँ मैं जुहू पे रहता था ओशिवारा में, वहाँ पे हिमेश रेशमैया तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार आता था। वहाँ उसकी एक फ्रेंड रहा करती थी, उसको मिलने आना, तो हम नीचे बैठे होते थे सब लोग, तो हमारे साथ गपशप लड़ानी। तो कई बार वो इसका जिक्र करता था कि वो शख्स को मैं एक बार फिर ज़िंदगी में दोबारा मिलना चाहता हूँ, जो जेल में बैठ के भी मेरे गाने गाया करता था और मेरा भाई जैसा लगता था। और इसका एंथनी का दूसरा नाम, निक नेम, जो क्रिमिनल वर्ल्ड में मशहूर था, वो था एंथनी हिमेश लोबो। वो नाम ही इसके साथ लग गया था। और मैंने कहीं एक काफ़ी देर पहले एक कोई मराठी अखबार में कुछ इसके बारे में, उन्हीं दिनों में 2007-8 में कहीं एक खबर पड़ी, उसके हेडलाइन में भी एंथनी हिमेश लोबो लिखा हुआ था। तो इस किस्म के भी क्रिमिनल हैं जो बेसिकली बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। कोई म्यूज़िक का शौक़ है, कोई कबड्डी प्लेयर थे, कोई स्पोर्ट्समैन थे, कोई कुश्ती करते थे, कोई एक्टिंग बहुत अच्छी करते थे। एक दिलीप शेट्टी करके था एक क्रिमिनल, वो बहुत बढ़िया एक्टर था। वो इतनी अच्छी एक्टिंग किया करता था कि जेल वालों ने उसको उसके लिए पूना जेल में एक छोटा सा ड्रामा कंपनी बना के दी थी। बहुत पुरानी बात है, इसके वर्मा जब IG प्रिजन हुआ करते थे। तो इस किस्म के क्रिमिनल्स की कहानियाँ जो बिल्कुल हटके होती हैं, वो उनमें से एक जो है वो ये एंथनी लोबो की कहानी है, और हिमेश लोबो की कहानी। तो ये किस्सा था लोबो का। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।